हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडिटोरियल पब्लिकेशन में सेट नंबर 3 को। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। साथ ही साथ खान सर की पुस्तक से और रुक्मणी पब्लिकेशन में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको मिल जाएगा। जाके चैनल पे विजिट करेंगे, सारा प्लेलिस्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे। एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी सुनेंगे। वहाँ से क्या है, आपके एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ रहती है। तो आप सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 3 है। 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। निगेटिव नंबर भी होता है और एक क्वेश्चन के लिए +4 अंक दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन में सेट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? नेशनल वोटिंग सर्विस पोर्टल जो है चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इसका काम क्या नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है ये राज्य चुनाव आयोग का काम होता है। और भारतीय चुनाव आयोग, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 4 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? तो राजीव कुमार है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सब जो है ये नेशनल वोटिंग सर्विस पोर्टल, इनका जो भारतीय चुनाव आयोग है इनका ये कार्य होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2. संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ कौन ग्रहण करते हैं? तो ये राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति के पद से लेकर महाभियोग तक सारी चर्चाएं हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। यहाँ पे क्या करना है, 52 से लेकर पुट करना है सबके नीचे और 61 तक लास्ट महाभियोग है। तो इस तरह से आप राष्ट्रपति के जो पद और पद से लेकर महाभियोग तक जो आर्टिकल्स है उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, किस आर्टिकल के अंदर चर्चा है। तो इस तरह से आपको सारे आर्टिकल्स को याद रखना जरूरी है। 3. 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके तहत क्या हुआ था? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है ये किस समिति की सिफारिश पे मिला था? तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे मिला था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत में जो पंचायत है वो 3 स्तर का होता है और इसकी सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम की जो सिफारिश है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। और संवैधानिक दर्जा देने का जो सिफारिश है ये LN सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। 4. अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही है? कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इनको आप याद रखेंगे। 5. विधानसभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधानसभा में से कुल 5/6 सदस्य जो होते हैं इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 1/6 जो सदस्य होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में। और विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना और कर्नाटक, बस इन 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये मिला था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35वें के तहत सिक्किम एक सह राज्य बना था और 36वें के तहत सिक्किम एक पूर्ण राज्य बना था, तो इन दोनों को याद रखेंगे। 7, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो अशोक मेहता समिति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये भी पंचायतों से संबंधित है। इसने क्या सिफारिश की थी कि पंचायत जो है वो 2 स्तर का होना चाहिए, और इसमें क्या शामिल नहीं था? तो किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये जो है ये अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। और इस समिति का गठन जो है अशोक मेहता समिति का गठन ये 1977 में किया गया था। 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महाजनपद का नाम है और उनसे जुड़ी राजधानी दिया हुआ है। तो मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मल की राजधानी थी कुशीनगर। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। अशमक की राजधानी थी पोटली। पंचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। और मगध की राजधानी गिरिब्रज। तो इस प्रकार हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो कूट बी जो है ये राइट आंसर है। 9, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसमें से किसका संबंध जो है कनिष्क के दरबार से नहीं था? तो ये हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों जो है ये कनिष्क के दरबार से संबंधित है, और पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि जो है ये शुंगकालीन विद्वान थे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पतंजलि का संबंध जो है ये शुंग काल से है, और बाकी चरक, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व इन सभी का संबंध जो है वो कनिष्क के दरबार से है। 10, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो हिजरी संवत जो है ये कब आरंभ हुआ था? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संबंध का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे ये कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, और इनका जन्म जो है वो सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संबंध को जारी किया गया था 622 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो वल्लभाचार्य इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पुष्टि मार्ग से। रामानुज का संबंध है विशिष्ट द्वैतावाद से। माधवाचार्य का संबंध है द्वैतावाद से। और शंकराचार्य इनका संबंध है अद्वैतावाद से। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। 12, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और 1857 की क्रांति को ही वी.डी. सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहा है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो ये वी.डी. सावरकर का है। 13, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका क्या करना है? इसको ईयर के वाइज इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, कब से हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण ये कब हुआ था? 1911 में। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में 1907 में। और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सबसे पहले होगा बंगाल विभाजन, उसके बाद क्या आएगा? मुस्लिम लीग का गठन, यानी कि एक के बाद चार, दो ऑप्शन में है एक। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन एक तरह से सेम ही हो गया, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। सी और डी दोनों में सेम जैसा है, तो दोनों में से एक जो है ये राइट आंसर है। सबसे पहले क्या होता है? बंगाल विभाजन लागू होता है, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है, फिर कांग्रेस का विभाजन होता है, और लास्ट में दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण होता है।
14 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो इनको जो फांसी है ये दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस कब का है? तो ये 1925 का है। काकोरी नामक स्थान पर ये लोग ट्रेन को लूट लेते हैं, उसी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। 16 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो बिहार और बंगाल को अकबर ने मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1576 में बंगाल तथा बिहार को अकबर मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। 17 गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सूत्रपात है ये किया था द्रविड़ों ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात द्रविड़ों यानी कि चोल शासक ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार था। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यह द्रविड़ों के द्वारा की गई थी। 18 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें विजयी हुआ था हैदर अली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में जो है कुल 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद टीपू सुल्तान जो है कमान संभालते हैं, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ब्रिटिश और मैसूर के बीच में जो है 3 पैक्ट होता है, यानी 3 संधि होता है। सबसे पहले मद्रास महामंगल श्री, ये ट्रिक है आपको तीनों संधि याद रखने का। सबसे पहले मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, इस संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद मंगलोर की संधि, इसके तहत द्वितीय समाप्त होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके तहत तृतीय युद्ध समाप्त होता है। और चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और टीपू सुल्तान जो था ये जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था। ये क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। 19 निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर विलियम जोन्स जो थे ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी सर विलियम जोन्स ने ही किया है। 20 डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोटिमर डुरंड फिर अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान द्वारा तय किया गया था। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, तो उस समय तो पाकिस्तान जो था ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है डुरंड रेखा। 21 निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर जो है यह जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं स्थित है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बाकी गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना सतलज और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है ये अर्ध चंद्र के समय उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तब लघु ज्वार भाटा जो है ये उत्पन्न होता है। और ये जो होता है ये कमज़ोर होता है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे ज्वार और भाटा जो है 24 घंटे में 2 बार आता है, तो ये जो है लगभग समुद्र को 1-8 किलोमीटर आगे तक खींच देता है और बहुत तेज़ लहरें आती हैं। और ये लघु वाला जो होता है लघु ज्वार भाटा ये थोड़ा कमज़ोर होता है। 23 निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सिंधु की सहायक कौन नहीं है? तो ये इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
सिंधु की सहायक कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु का झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सब जो है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 24 मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन जो है ये होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, इसी कारण जो है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होते रहता है। 25 डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है ये स्थित है दक्षिणी और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। 26 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आदिवासी का नाम दिया हुआ है और ये किस जगह पे निवास करते हैं? तो भील जनजाति ये कहाँ पे निवास करते हैं? राजस्थान में, भील राजस्थान। गोंड कहाँ पे करते हैं? तो गोंड छत्तीसगढ़ में। लिम्बुस करते हैं सिक्किम में। और कोनियाक ये करते हैं नागालैंड में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बुस सिक्किम और कोनियाक ये नागालैंड। 27 भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस युग में हुआ है ये? तो ये हुआ है क्रीटेशियस युग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे, जितनी बातें मैंने बताई हैं इसको आप ध्यान में रखना है। 28 कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला जो है ये गुजरात का एक बंदरगाह है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ की महत्ता को स्वीकार किया। कांडला ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण वाला क्षेत्र भी है। इसकी स्थापना ये 1965 में बना था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 29 गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है ये कौन घोषित करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो आर्थिक विकास का संबंध किससे है? तो संरचनात्मक परिवर्तन से है। आर्थिक वृद्धि इसका संबंध है सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास इसका संबंध है पर्यावरण से। और जीवन की गुणवत्ता इसका संबंध है स्वास्थ्य से। इस प्रकार हमारा कौन सा कूट सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो ये किससे युग्मित होता है? तो ये जो होता है स्फीति के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 32 यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देगी। इससे क्या है कि वास्तविक आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 33 पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है? तो नीफे के निर्माण में जो है ये निकल और फेरम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। NiFe निकल और आयरन, इसी को फेरम बोलते हैं। तो नीफे में निकल और आयरन की प्रचुरता होती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी गई है। पहला है जो सबसे ऊपर वाला है वो है भूपटल यानी भूप्रपट्टी, इसमें
सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। उसके बाद है मेंटल, दूसरे नंबर पे पहला है सियाल, उसके बाद है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उसके बाद है तीसरा जो है कोर, इसमें पाया जाता है नीफे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, निकल और आयरन। 34 भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है ये प्रस्तुत की है WM डेविस ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 35 सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है ये जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है वो 7,725 मीटर है और ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है, सुंडा ट्रेंच। 36 वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो प्रथम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व के कुल दूध में भारत का जो योगदान है वो 23% है और इसके साथ भारत जो है वो सर्वाधिक उत्पादक देश है। 37 अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2023 को की गई है। 1 जुलाई 2023 को अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। 38 हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है, तो ये क्या है? तो ये है जानूस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है राज सुब्रमण्यम। 40 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 85वां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे पे जापान है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है रिपोर्टर विदाउट ब्रदर्स के द्वारा। 41 ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई सारस मोबाइल ऐप जो है ये जारी किया गया है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42 हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ओमान चंडी जो है ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और इनका निधन जो है ये 18 जुलाई 2023 को हुआ है और 2011 से लेकर 2016 तक जो है ये केरल के मुख्यमंत्री थे ओमान चंडी। 43 हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है ये भारत ने जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत ने किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है। और महिला एकल का खिताब भी भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। पुरुष में भी भारत ने जीता और महिला में भी भारत ने ही जीता है। 44 बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन योजना के लिए 70,000 करोड़ जो राशि है ये आवंटित की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60,000 करोड़ जो है ये मनरेगा के लिए आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 80,000 79,590 करोड़ रुपये जो है आवंटित की गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 45 हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बिपरजॉय का नामकरण जो है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुछ और तूफान था जैसे कि मोचा का नाम रखा था यमन ने, मैंड्रस का नाम रखा था यूएई ने और शितरंग का नाम रखा था थाईलैंड ने, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे।
और ये जो विपर जो है चक्रवात है ये कहाँ पे आया था, तो अरब सागर में आया था ये। 46 नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। तो संसद भवन का उद्घाटन जो है ये किया गया था 28 मई 2023 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और ये टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 47 अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IMO का मुख्यालय जो स्थित है ये लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। 48 केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना जो है ये 1949 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। 49 विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व युवा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को। जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों अलग अलग है। 50 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है। तो सर्वप्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था। तो ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ और पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार मिला था देविका रानी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार शंकर कुरूप को। सरस्वती सम्मान पहली बार हरिवंश राय बच्चन को। व्यास सम्मान पहली बार रामविलास शर्मा को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी। इन सबको याद रखेंगे। 51 टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो ये कैसे रखा जाता है, टॉर्च, उसके बाद सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में। तो ये परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकाश की एक समानांतर किरण बनाने के लिए जिसके माध्यम से हम सामने देखते हैं, टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट में बल्ब के परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। 52 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा। तो 10 की घात के रूप में टेरा का मान जो होता है ये 10 के पावर 12 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो मायोपिया में हम क्या यूज़ करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो दूर दिखाई देता है किंतु नज़दीक नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यहाँ नज़दीक दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता है। 54 एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका भार कितना होगा। तो उसका भार कितना हो जाएगा, तो पिंड का जो भार होता है वो m और g के बराबर होता है। तो 2 को g का मान कितना होता है 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आएगा 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किया गया कार्य जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर वो निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये हम कार्य कैसे निकालते हैं, तो W बराबर होता है F इंटू डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या है F, तो ये लागू बल है यानी कि फोर्स है। D क्या है, विस्थापन है। और कॉस थीटा में थीटा क्या है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण किया गया कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये फोर्स, लागू बल और विस्थापन के बीच का एंगल होता है थीटा। 56 चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो चमगादड़ जो है ये किसका प्रयोग करता है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 57 ऊर्जा के अच्छे अवशोषक हैं। तो ऊर्जा के अच्छे अवशोषक कौन है,
तो ये है अच्छे उत्सर्जक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 58 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरफ क्या दिया हुआ, इस तरफ दिया हुआ है विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, और इस तरफ इसके यूनिट्स दिए हुए हैं। तो विद्युत धारा इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता इसका क्या होता है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा इसका क्या होता है, मोल। इस प्रकार कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो कूट बी जो है ये राइट आंसर है। कूट बी इज द राइट आंसर। 59 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो आवर्त जो है ये प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो मेंडलीफ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 60 निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, तो ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ये जो कथन है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला क्या है, अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये तीनों कथन जो था ये सत्य था, और हमसे क्या गलत कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत एक ढाल के रूप में कार्य करती है और सूर्य से पराबैंगनिक विकिरणें को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 61 फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो अस्थि रोग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा है, तो ये है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। 63 निम्नलिखित में कौन अपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो ये सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सुक्रोज को ही हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो घर में शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज ही है। लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। और ग्लूकोज से क्या है, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। 64 फेनोल्फथीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में क्या होता है, तो ये कैसा होता है, तो ये रंगहीन और गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 65 गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो यह इंगित क्या करता है, तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। यानी कि गर्म पानी में हम चीनी घोलकर उससे चाशनी बनाएं और ठंडा करने पे फिर क्या है कि चीनी का क्रिस्टल अलग हो गया। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि हम उसके रूप को दोबारा बदल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 66 वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते कहलाते हैं, तो वो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते, उसे हम अधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 67 दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, तो दो नोड के बीच मौजूद तने के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 68 जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो जूट जो है ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 69 बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो बीज और फल जो है ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70 ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं, तो ब्रेड में छिद्र जो है ये किस गैस के निकलने से बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 71 कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये जो निर्मित होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 72 HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो HIV एड्स रोग जो है ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
73 निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा होता है? तो ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये क्या है? मलेरिया ये स्प्लीन को प्रभावित करता है, स्प्लीन यानी कि पलीहा। 74 निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का जो निर्माण है ये हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 75 थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आज ये हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।